बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टॉपिक 9.6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये नेशनल बुक फाउंडेशन एसएलओ बेस हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है जी स्टेशनरी वेव्स। स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से स्टडी किया है बीट्स को और इंटरफेरेंस को, जो कि सुपरपोजिशन फिनोमेना जो था ये उसके एप्लीकेशंस हैं। तो मैं स्टेशनरी वेव्स को डिफ़ाइन करूँगा और इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, वैसे पहले लेक्चर में भी, कि व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, दो वेव्स होंगी और वो एक जैसी होंगी, ठीक है। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स हैविंग सेम स्पीड, इनकी स्पीड भी सेम होगी। टू आइडेंटिकल वेव्स हैविंग सेम स्पीड, एम्पलीट्यूड यानी इन वेव्स की स्पीड भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, एंड फ्रीक्वेंसी, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। आपको याद होगा स्टूडेंट, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसके लिए एक वर्ड जिसको हमने कहा था कोहेरेंट वेव्स। जिनको मतलब कोहेरेंट वेव्स वो होते हैं ना कि जिसमें स्पीड भी सेम, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी भी सेम, उसको हमने कहा था कोहेरेंट वेव्स। और जो सोर्सेज इस किस्म के वेव्स बना के दे रहे हैं उनको हमने कोहेरेंट सोर्स कहा था, ठीक है। अब स्टूडेंट, ये दो वेव्स हैं, उनकी स्पीड सेम, एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, ट्रैवलिंग, ये ट्रैवल करें, ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन अब यहाँ पे इन दोनों वेव्स का ऑपोजिट होगा, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक हो गया। और आर सुपर इम्पोज्ड, ये जब सुपर इम्पोज करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा? देन अ वेव या रिजल्टेंट वेव, देन अ वेव obtained is called स्टेशनरी वेव्स, ठीक हो गया। अब ये एग्ज़ाम में आएगा और पास्ट पेपर भी अगर आप अपने अपने बोर्ड्स के देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाता है। तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं स्टूडेंट। इसमें कुछ बातें इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि देखिए, वेव्स होंगी दो, सेम स्पीड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन ये डायरेक्शन ऑपोजिट में ट्रेवल करेंगी, ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी किसी पॉइंट पे पहुंचती हैं, आपस में कंबाइन होती हैं, तो एक रिज़ल्ट इसका आएगा, एक वेव ऑब्टेन होगी, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। मैं एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर इसको शो करा देता हूँ कि स्टेशनरी वेव्स हम किसे कहते हैं। जिस स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ग्रीन कलर का एक वेव आ रहा, यहाँ ये आपको ग्रीन, और ये ब्लू कलर का है। तो एक ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का वेव है। अगर ये आपस में सुपर इम्पोज करते हैं, और इसमें बात ये होगी कि एक वेव आपके पास राइट साइड से ट्रेवल करेगा और दूसरा लेफ़्ट साइड से ट्रेवल करेगा, और जब ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो सुपर इम्पोज करने के बाद आपके पास एक लार्ज वेव बन जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम पीक होता है उसको हम नाम देंगे एंटी नोड, ये एंटी नोड कहेंगे। और जो इसका मीन पोजीशन के ऊपर इसका लेवल बन जाता है उसको हम नोड का नाम दे रहे हैं। तो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स की इसको हम देखेंगे तो हमारे पास इस किस्म के नोड्स और एंटी नोड्स बन रहे होंगे। मैं इस वेव को कंप्लीट करता हूँ। इसमें आपके पास इस किस्म के नोड्स और एंटी नोड्स बन रही होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो आपके पास पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की है उसको हम नाम दे रहे हैं एंटी नोड की, और जो पोजीशन आपके पास ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट की उसको हम नोड्स का नाम दे रहे हैं। तो ये जितने भी आपके पास ये लेवल है इनको हम नोड्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से स्टूडेंट, जो आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स हैं इसको हम एंटी नोड्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस किस्म की स्टेशनरी वेव्स जनरेट हो रही होती हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसके बाद हम इसको आगे
डिफरेंट सिचुएशन में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेच स्ट्रिंग में, ऑर्गन पाइप में। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे स्टेशनरी वेव्स के हवाले से। सबसे पहली बात यह है कि नो एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड। कोई एनर्जी जो है ट्रांसफ़र नहीं होगी स्टेशनरी वेव्स में फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, या फिर हम ये कहते हैं कि फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, यानी आपके पास एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मतलब जो कंसेक्टिव्स आएंगे नोड्स, या फिर हम ये कह देते हैं नोड्स और एंटी नोड्स, दो साथ साथ वाले नोड्स में या दो साथ साथ वाले एंटी नोड्स में जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा बाई 2। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स या एंटी नोड्स आपके पास लैम्डा बाई 2 होगा। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द डिस्टेंस बिटवीन, अब ये तो ऊपर वाला दो सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स में हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, जो साथ साथ आपके पास एडजेसेंट नोड्स एंड एंटी नोड, यानी एक नोड है उसके साथ ही अगला, जाहिर सी बात है एंटी नोड आएगा। मैं डायग्राम ड्रॉ करके भी समझा देता हूँ। इसको हम कहेंगे कि ये इक्वल टू लैम्डा बाई 4 होगा, ठीक है। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ कर। स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास ये स्टेशनरी वेव्स हैं। मैं अगर इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसमें ये नोड्स और एंटी नोड्स को हम इस तरह कोई ड्रॉ कर दें, ये हमारे पास ऐसे सक्सेसिव नोड्स और अब इसमें स्टूडेंट इसको हमने नाम दिया था कि हमारे पास नोड है और ये एंटी नोड, इस तरीके से ये नोड और ये एंटी नोड है। ये पीक वाले जितनी भी हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले हमारे पास एंटी नोड है सारे, और ये हमारे पास नोड्स हैं जो 0 पॉइंट पे या मीन पॉइंट पे आ रहे हैं। अब स्टूडेंट जो सेकंड पॉइंट था ये वाला कि दो सक्सेसिव नोड्स के दरमियान या दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास इक्वल टू लैम्डा बाई 2 होगा। अब इसमें क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल इस वाले एंटी नोड से लेके, ये वाले एंटी नोड से लेके ये जो अगला एंटी नोड आ रहा है ये वाला, यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास लैम्डा बाई 2 आएगा। इस तरीके से दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ से लेके इस वाले नोड तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये भी लैम्डा बाई 2 होगा। तो दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमारे पास लैम्डा बाई 2 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट हमने बात की है कि दो एडजेसेंट नोड और एंटी नोड, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंटी नोड है, ये हमारे पास एक एंटी नोड है और इसका एडजेसेंट ही ये एंटी नोड के साथ ये नोड आ रहा ये वाला, तो ये जो डिस्टेंस है ये लैम्डा बाई 4 कहलाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको आगे डिस्कस करते हैं डिफरेंट पोजीशन पे और डिफरेंट फिनोमेना में। सबसे पहले हमारे पास आएगा स्ट्रेच स्ट्रिंग। जी स्टूडेंट 9.6.1 यानी 9.6 का जो मेन टॉपिक था उसकी सब टॉपिक 1 में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है और उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, फास्टन कर दिया बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अब हमारे पास जो है उसमें हम वेव्स जनरेट कर रहे हैं और उन वेव्स को अब हम
डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो इसमें हम एक काम करें स्टूडेंट कि हम इसमें 3 पॉइंट्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे, यानी फर्स्ट केस और उसके बाद सेकंड केस, उसके बाद थर्ड केस, उसके बाद हम इसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। मैं अब इसमें केस 1 जो मैं कर रहा हूँ डिस्कस, उसमें मैं कहूँगा कि अगर मैं स्ट्रेच स्ट्रिंग में 1 लूप जनरेट कर दूँ, एक लूप हमारे पास जनरेट हो जाए, तो स्टूडेंट एक लूप हमारे पास कैसे जनरेट होता है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि व्हेन स्ट्रेच स्ट्रिंग, कोई भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इज़ प्लक्ड, इसको हम प्लग करते हैं एट लेंथ L/2, यानी एट हाफ लेंथ, ठीक है, या एट मिड पॉइंट। अगर हम स्ट्रेच स्ट्रिंग को मिड पॉइंट पे प्लग करते हैं तो क्या होगा, सिंगल लूप विल बी जनरेट, एक लूप आपके पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है, सिंगल लूप आपके पास जनरेट हो जाएगा, विल बी जनरेटेड। तो जब सिंगल लूप आपके पास जनरेट हो जाएगा तो अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस स्टूडेंट इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग था, चूँकि उसमें हमने सेंटर से प्लग किया था, इस पॉइंट से मिड पॉइंट से, तो हमारे पास उसमें एक लूप जो है वो जनरेट हो गया, ये उसकी टोटल लेंथ है। अब हम इसमें 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा, वो हमारे पास आएगा वेवलेंथ का, कि इसका टोटल वेवलेंथ अब कितना बना और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट ये अगर आप देखेंगे ना, हमारे पास एक नोड है और दूसरा ये नोड है और ये हमारे पास एक एंटी नोड बना हुआ है। तो अब हम ये हमें कंफर्म है कि इस लेंथ में हमारे पास 2 नोड्स बने हैं। तो जैसे अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की कि 2 नोड्स के दरमियान जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आएगा λ/2 की। तो इस लेंथ में जो अब हमारे पास इस फर्स्ट केस में जो आया वो हमारे पास λ/2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो फंडामेंटल पहला वेवलेंथ हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा 2L। इसको स्टूडेंट हम याद रखेंगे, ये आगे हमारे काम आएगा कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास इसमें जो लेंथ बना वो हमारे पास बेसिकली बन गया, वेवलेंथ जो है वो 2L के बराबर हुआ, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास स्टूडेंट आएगी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब इसी एक लूप की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो स्टूडेंट एज वी हैव, हमारे पास एक फार्मूला आता है फ्रीक्वेंसी के लिए, वो हम लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू v/λ, और ये आप जानते हैं कि ये हमारे पास आया था v = f से। अब ये आपके पास f1 λ1 आया, सो इस फ्रीक्वेंसी को हम आगे लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी f1 = v/2L। ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गई है। इसमें तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है स्पीड ऑफ वेव्स, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव्स। तो ये 3 प्रॉपर्टी जो है हम इस सिंगल लूप के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है और स्पीड ऑफ वेव्स कितना है। स्टूडेंट स्पीड ऑफ वेव के लिए याद रखिएगा कि हम एक फार्मूला लिखेंगे, वो डायरेक्ट हम लिखेंगे v = T/L/M, ठीक है। अब इसमें जो T है ये इस धागे की टेंशन है, T जो है वो इस स्ट्रिंग के जो टेंशन है या फोर्स है उसको हम कहेंगे। L जो है वो इस स्ट्रिंग की लेंथ है और जो मैस है M वो हमारे पास मैस ऑफ स्ट्रिंग है। तो ये हमारे पास अंडर रूट में जाके इसका फार्मूला बन जाएगा। स्टूडेंट इसको हम इस तरह भी लिखेंगे यहाँ पर कि जो अब v की वैल्यू है, ये वाली v की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो अगर हम यहाँ पर पुट करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैसी बनेगी, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये जो मैस है,
अगर हम इसको भी लेंथ से डिवाइड कर दें, यानी ऊपर वाली लेंथ को भी लेंथ से डिवाइड कर दें और यहाँ पर भी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो ये लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, ये मास पर यूनिट लेंथ बन जाएगा। तो स्टूडेंट इस फार्मूले को हम मास पर यूनिट लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं, T डिवाइडेड बाई स्मॉल m। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि स्मॉल m जो है ये एक मास पर यूनिट लेंथ की इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस v की वैल्यू को उठा के यहाँ पर इसके फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले में लगा रहा हूँ। तो नाउ फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी रिटन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कि हम अगर 1/2L ये लिख दें और जो अंडर रूट में वैल्यू है वो हम यहाँ पर एज v के फॉर्मेट में यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल केस में आ गई है कि वेवलेंथ 2L के बराबर है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/2L टेंशन लेंथ डिवाइड बाई मास की इक्वल है, और जो स्पीड है वो हमारे पास ये इक्वल है। तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टी आ गई हैं फर्स्ट केस में, और इसको आप इस वाली वेलोसिटी के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर इसको हम दूसरा नाम जो देंगे वो हम नाम दे सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये हम याद रखेंगे, ठीक है, हमारे काम आएगा। और MCQs के हवाले से या वैसे कंसेप्ट के हवाले से हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और दूसरी बात है कि इसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक और नाम है, वो हम इसको नाम दे रहे हैं जी फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हम इसको 2 लूप के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट, इस केस 2 में हम डायग्राम भी आपके सामने नज़र आ गया कि हम इसमें अब 2 लूप को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो कंडीशन है हमारे पास 2 लूप को जनरेट करने के लिए, वो ये है कि व्हेन स्ट्रिंग इज़ प्लक्ड, अगर हम स्ट्रिंग को प्लक्ड करते हैं एट 1/4, ठीक है, पहले हमने हाफ पे किया था, हाफ लेंथ पे, अब अगर हम 1/4 पे यानी लेंथ डिवाइडेड बाई 4 पे प्लग करते हैं, तो हमारे पास 2 लूप्स विल बी जनरेटेड। हमारे पास जो लूप्स जनरेट होंगे वो 2 लूप्स जो है वो जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, अब 2 लूप्स हमारे पास जनरेट हो गए। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास नोड और एंटी नोड कितने। स्टूडेंट आपको कंफर्म है कि ये नोड होता है, ये एंटी नोड, ये नोड है, ये एंटी नोड और ये नोड है। लेंथ स्ट्रिंग की वही है, हमने लेंथ को चेंज नहीं किया। अब वंस अगेन हम इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसमें अब 3 प्रॉपर्टीज़ वंस अगेन कौन कौन सी आ रही। मैं इसको सबसे पहले डिस्कस करूं जी वेवलेंथ। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेवलेंथ जो है हमारे पास अब इस केस में कितना बनेगा। स्टूडेंट आपको पता है कि चूंकि लेंथ वही है, इसमें आपके पास आ जाते हैं 2 लूप आ जाते हैं। तो ये नोड से नोड का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास होता है λ/2, और इस वाले नोड और नोड का डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है λ/2। तो स्टूडेंट इस कैटेगरी में λ/2 और λ/2 हमारे पास आया। तो अगर हम इसका LCM लेते हैं तो ऊपर लैम्डा प्लस लैम्डा आ जाएगा, तो हमारे पास इस लेंथ में आ जाएगा 2λ डिवाइडेड बाई 2। तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम लैम्डा को लिख लें, ये 2 हमारे पास 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नाउ वी कैन राइट वेवलेंथ 2 इज़ इक्वल टू लेंथ, यानी हमारे पास जो वेवलेंथ है, जो सेकंड केस का वेवलेंथ आया, वो टोटल लेंथ की इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है इस तरीके से वेवलेंथ। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई है। स्टूडेंट स्पीड हमारे पास इसमें क्या होती है, स्पीड ऑफ वेव्स। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव्स था, तो स्पीड ऑफ वेव्स के लिए तो हमारे पास फार्मूला कंफर्म था, वो एक वही स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रिंग की है टेंशन, और वही लेंथ है और वही मैस है। तो इसको हम
सेम एज इट इज़ लिखेंगे टेंशन लेंथ डिवाइडेड बाई मैस, क्योंकि हमने ना धागे को चेंज किया ना उसके लेंथ को चेंज किया, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। और फाइनली हम एक और भी चीज़ लिख सकते थे कि जो हमने पिछले केस 1 में भी डिस्कस किया स्मॉल m के साथ, और स्मॉल m के बारे में हमारा ये था कि हमारे पास क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ की इक्वल है अंडर रूट में, ठीक है। तो इसको हम मैस पर यूनिट लेंथ कहती हैं, ठीक है। सो स्मॉल m इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये हमारे पास स्पीड। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या आ जाती थी, तीसरी प्रॉपर्टी में हम कहते थे फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि कितनी हो रही है, ठीक है। स्टूडेंट आप जानते हैं v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो सेकंड केस चल रहा है हमारे पास, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगा v डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब ये वाली वैल्यू आपके पास v की है और ये वाली वैल्यू आपके पास लैम्डा की है। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के आप यहाँ पर पुट करें तो आपके पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह बन जाएगा कि F2 इज़ इक्वल टू, ये जो लैम्डा है इसकी जगह पे मैं लगा रहा हूँ लेंथ 1/L, ठीक है, क्योंकि लैम्डा लेंथ की इक्वल है। और जो हमारे पास स्पीड है उसके लिए मैं लेकर हूँ टेंशन लेंथ डिवाइडेड बाई मैस, ठीक है, ये लगाया। और फाइनली इसको जो मैस पर यूनिट लेंथ का फार्मूला है उसके केस में अगर हम इसको लिखेंगे तो हम उसको ऐसे नोट करेंगे यहाँ पर कि 1/L और अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाई स्मॉल m। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये हमारे पास स्पीड आ जाती है, और ये हमारे पास इस केस में ये तो ये वेवलेंथ आ जाती है सेकंड 2 लूप के लिए, ये उसकी स्पीड बनेगी और ये उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे कि हमारे पास सेकंड हार्मोनिक है, ठीक है, सेकंड हार्मोनिक। और प्लीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये चूँकि फर्स्ट हार्मोनिक तो हमारे पास F1 था, ये सेकंड हार्मोनिक है स्टूडेंट। जो हमारे पास F2 है, इस F2 को हम ये भी कहेंगे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। और आपके पास सेकंड हार्मोनिक का दूसरा नाम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आ गया। तो ये आपके पास केस 2 था जब हमारे पास 2 लूप जनरेट हो रहे थे। इसको स्टूडेंट डिस्कस करेंगे 3 लूप के लिए और उसके बाद इसको जनरलाइज कर देंगे। जी स्टूडेंट, इसी तरह केस 3 में हम इसको डिस्कस करेंगे कि जब हम स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, व्हेन स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट लेंथ इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 3, L डिवाइडेड बाई 6, तो तब हमारे पास number of loop generated will be number of loops generated will be 3, ठीक है। फिर हमारे पास 3 लूप जो है वो जनरेट हो जाएंगे जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट इसमें बात ये जहन में याद रखनी है कि लेंथ भी स्ट्रिंग का हमने वही रखा है और मैस भी हमने स्ट्रिंग का वही रखा है, उसी स्ट्रिंग के अंदर हम ये फिनोमेना चला रहे हैं। अब आपको कंफर्म है बहुत अच्छे तरीके से कि ये नोड, ये नोड, ये नोड और ये लास्ट पे नोड हैं, ठीक है। अब हम उस तरह 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम डिस्कस कर रहे थे वेवलेंथ को, ठीक है। हर एक केस में सबसे पहले हमने वेवलेंथ को डिस्कस किया है। तो वेवलेंथ इस लेंथ के अंदर जो बन रहे हैं 3 लूप बन रहे हैं। एक लूप आपके पास λ/2 की इक्वल होता है, ठीक है, λ/2। इस तरह सारी लूप आपके पास λ/2 की इक्वल होंगे। तो λ/2, λ/2 और λ/2, तो हमारे पास 3 टाइम्स λ/2 आ रहा, तो 3 टाइम्स λ/2 हमारे पास आ रहा, ठीक है। और सुन हमारे पास ये तीसरा केस बन रहा, तो इसमें हम अब λ3 को लिखेंगे, λ3 इज़ इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई 3। तो
ये हमारे पास इस केस का वेवलेंथ जनरेट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे स्पीड। तो स्टूडेंट स्पीड हमारे पास वही स्पीड ऑफ वेव्स है, स्पीड हमारे पास वही वेव्स की स्पीड है, तो स्पीड ऑफ वेव्स। ठीक है, और वो चूंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास लेंथ भी वही है, टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो भी वही है, और मैस भी वही है। तो टेंशन इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय मैस, ये हमारे पास स्पीड। और बार बार हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि हम इसको लिख सकते हैं टेंशन और डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। और हम जानते हैं कि स्मॉल एम जो है वो हमारे पास होता है मैस पर यूनिट लेंथ की इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसके लिए स्पीड के दो रिलेशन बन जाते हैं। ये हम बार बार वही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग वही है, मैस वही है, लेंथ वही है। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, तीसरा केस चल रहा, तो f3 और लेमडा 3। इसमें अगर हम f3 को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, v डिवाइडेड बाय लेमडा 3। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू है 2L/3, और स्पीड की वैल्यू हमारे पास टेंशन लेंथ डिवाइड बाई मैस। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी का जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा 2 1 डिवाइडेड बाई, अब लेमडा की वैल्यू लगाएंगे ना, तो लेमडा क्या है 2L डिवाइडेड बाई 3। ये मैंने लेमडा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 1/लेमडा। और जो हमारे पास स्पीड है, स्पीड की जगह पर हम क्या लगाएंगे, टेंशन इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय मैस। मैं इसको अब लिख सकता हूँ कि F3 इज इक्वल टू 3V डिवाइडेड बाय, यानी अगर इसको जनरल लिख लेंगे तो 3V डिवाइडेड बाय 2L। और फिर वंस अगेन V की जगह पे हम लगा सकते हैं कि F3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2L इंटू अंडर रूट टेंशन लेंथ डिवाइडेड बाय मैस, और इसको हम स्मॉल m के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं, चूँकि 3 लूप है फ्रीक्वेंसी की, तो 3 टाइम्स आपके पास ये ग्रेटर फ्रीक्वेंसी बनती है एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल। इसको हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एंड पे हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम थर्ड हार्मोनिक्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो जो F1 था वो फर्स्ट हार्मोनिक था, और जो F2 था वो सेकंड हार्मोनिक्स था, और F3 हमारे पास थर्ड हार्मोनिक्स था। ठीक है स्टूडेंट, अब लेंथ हमने वही रखा, मैस हमने वही रखा है स्ट्रिंग का, और लूप्स हम इंक्रीज़ करवा रहे हैं, तो वेवलेंथ शॉर्टर की तरफ जाएगा और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ साइकिल जो है वो इंक्रीजिंग की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 केसेस आ गए हैं। और स्टूडेंट अब हम इसको जनरलाइज करेंगे कि 4 लूप बनेंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, तो हमारे पास क्या होंगी। ठीक है, तो अब हम इसको जनरलाइजेशन की तरफ लेके चल रहे हैं। जी स्टूडेंट, जनरलाइजेशन ऑफ वेवलेंथ। अब अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट केस था उसमें हमारे पास लेमडा 1 बना था 2L। ठीक है, सेकंड केस में हमारे पास लेमडा बना था लेमडा इज इक्वल टू L, और थर्ड केस में हमारे पास लेमडा बन गया लेमडा 3 इज़ इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई 3। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर इसको किसी नंबर से डिवाइड कर दें, सॉरी, इसको आप फॉर एग्जांपल 1 से डिवाइड करें तो यही रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, इसको आप अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होकर ये रिज़ल्ट बन जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट केस को अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला केस बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो अगला बनेगा, 5th से डिवाइड करेंगे तो अगला केस बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जनरलाइजेशन फॉर वेवलेंथ वी कैन राइट एज लैम्डा n इज़ इक्वल टू
2L/n। और n क्या है? n आपके पास एक नंबर है जो आपके पास स्टार्ट होगा जी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप देखें ना, आप इसको ज़रा 1 से डिवाइड कर दें तो ये फर्स्ट केस बन जाएगा, ठीक है। आप इसको ज़रा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेकंड केस बन जाएगा। आप इसको ज़रा 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3, ये आपके पास थर्ड केस बन जाएगा। तो इसको आप कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरलाइज वेवलेंथ, कि आपके पास जितनी भी लूप्स बनेंगे उसके लिए जनरलाइज्ड वेवलेंथ आपके पास इस फॉर्मेट में ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं जी जनरलाइजेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, ठीक है। स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में कि जनरलाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। देखिए स्टूडेंट, अब हम अगर फ्रीक्वेंसी को देखें तो जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बना था, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास बना था F1 इज़ इक्वल टू V/2L। दूसरा जो हमारे पास बना था सेकंड केस में F2, वो हमारे पास था V/L। और तीसरा जो हमारे पास बना था वो हमारे पास बना था F3 इज़ इक्वल टू 3V/2L। ये तो हमारे पास 3 फंडामेंटल केसेस बन गए थे। स्टूडेंट, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट सेम रहेगा। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस 2 कैंसिल करके ये वाला V/L बन जाएगा। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 ये आपके पास ये वाला केस बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Fn इज़ इक्वल टू Nv/2L, और इसमें n आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास जनरलाइज्ड रिलेशन बन जाता है फ्रीक्वेंसी की केस में फॉर स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि देखें, अगर मैं इस फार्मूले को जनरलाइज फार्मूले को बड़े गौर से देखूँ, इसमें V/2L जो है ये आपके पास F1 की इक्वल है, ये आपके पास F1 की इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि जनरलाइज्ड फ्रीक्वेंसी में Fn इज़ इक्वल टू NF1, यानी मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट रिजल्ट्स बनते जाएंगे। तो मैं इसमें ये भी लिखूँगा N/2L। V था ना, तो V को हम टेंशन डिवाइडेड बाय स्मॉल मैस यानी मैस पर यूनिट लेंथ लिखते होते थे। तो ये भी हमारे पास जनरलाइज्ड फ्रीक्वेंसी के केस में बन जाते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट, अब इस सारी डिटेल से कुछ हमारे पास कंक्लूजन निकल आती हैं। वो कंक्लूजन ये हमारे पास निकल आती हैं कि इन केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के केस में हमारे पास क्या है, वी हैव क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो एक तो हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक हो गया। दूसरा जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो ये है कि F1 को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। और उसके बाद जो हायर फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज़, यानी नेक्स्ट का मतलब ये है कि F2 F3 F4, ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज़ आर कॉल्ड, अगले फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे हार्मोनिक्स, सॉरी, एक फंडामेंटल हो गया, अगले को हम नाम दे रहे हैं जी ओवरटोन, ठीक है। यानी आपके पास जो F2 है ये फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, क्योंकि F1 तो फंडामेंटल हो चुका है, तो F2 फर्स्ट ओवरटोन। इस तरीके से F3 आपके पास आएगा सेकंड ओवरटोन, ठीक है, सेकंड ओवरटोन।
और इस तरीके से F4 आपके पास आएगा थर्ड ओवरटोन। तो नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको हम ओवरटोन्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये कंक्लूजन आया। और तीसरी बात कि जब हम स्ट्रिंग को मोर एंड मोर लूप्स में वाइब्रेट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग है, लेकिन वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा। तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग वेवलेंथ डिक्रीजिंग, तो वी गेट ए कांस्टेंट रिजल्ट, वी गेट ए कांस्टेंट रिजल्ट। हमारे पास एक कांस्टेंट रिजल्ट आता है, वो हमारे पास आएगा स्पीड ऑफ दी वेव्स का, ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा का। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 रिज़ल्ट निकल आए स्टेच स्ट्रिंग के केस में। स्टूडेंट इसी लेक्चर को हम यहाँ पर एंड कर देते हैं। अब जो हमारे पास अगला लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन पाइप्स, यही स्टेशनरी वेव्स, लेकिन ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप के केस में। और इस स्ट्रेच स्ट्रिंग को हम एक और भी कहते हैं कि ये हमारे पास रिचर इन हार्मोनिक्स है। रिचर इन हार्मोनिक्स मीन्स कि इसमें सारे के सारे ऑड और इवन हार्मोनिक्स बन रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।